आशंका में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी पति दिलीप पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया। इसके पापा आ रहे हैं, अस्पताल ला जाएंगे। इसके पापा भी आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, अस्पताल। राजा राजा एक आदमी हो रहा हो चेतनपुरा में एक युवक ने बीती रात पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और घर के बाहर आकर शोर मचाने लगा कि मैंने काम तमाम कर दिया, जिसको लेकर क्षेत्र में कुछ समय के लिए सनसनी फैल गई। युवक ने स्वयं पुलिस थाने में जाकर सूचना दी कि मैंने पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। सुबह लड़की के परिजनों ने पहुंचकर पीएम करवाया। अरे गीता भाई की उम्र चेतनपुरा निवासी दिलीप उर्फ भैयू पिता रमेश ने बीती रात पत्नी सोनिया उम्र 32 वर्ष की गला दबाकर हत्या कर दी। जब दिलीप को लगा कि वह जिंदा है तो गमछे से गला दबाया। घर में शोर शराबे की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सोनिया दम तोड़ चुकी थी। दिलीप घर से बाहर आकर चिल्लाने लगा कि मैंने काम तमाम कर दिया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पत्नी की हत्या करने के बाद दिलीप स्वयं थाने पहुंचा और पुलिस को सूचना दी कि मैंने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने तुरंत युवक को हिरासत में ले लिया। घटना स्थल पर पहुंचकर कमरे को सील कर दिया। सुबह लगभग 9:30 बजे सोनिया की माता गीताबाई, भाई मनीष, काकी सहित अन्य परिजन नागदा पहुंचे। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। अरे कुशल भी आओ, तो कुशल भी आओ। चलो गाड़ी कहाँ गाड़ी? गाड़ी वहाँ खड़ी है। गाड़ी वहाँ खड़ी। गाड़ी उधर। गाड़ी से ही बुला लिया। रिवर्स लिया। रिवर्स लिया प्रकाश जाना। लोकेश लोकेश भी भाई मनीष ने दिलीप पर आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन सोनिया के साथ मारपीट करता था। मां गीताबाई ने दिलीप को 2 बार बाइक दिलाई, एफडी कराई, लेकिन इसके बाद भी दिलीप सोनिया को परेशान करता रहता था। सोनिया के 3 बच्चे सोनू, अंजलि और हिमांशु हैं। घटना की सूचना कब और किसने दी थी पहली बार आपको? रात में 1:30 बजे फोन आया था किसी लेडीज का। हाँ। नाम तो उसका कंफर्म मुझे याद नहीं। उन्होंने बोला था कि सोनिया की डेट हो गई है। हमने पूछा कैसे? हाँ। उन्होंने बताया तबीयत खराब थी। ठीक है। अच्छा, पहले भी कोई विवाद चल रहा था क्या? सोनिया जी के पारिवारिक कोई विवाद चल रहा था पहले भी क्या? नहीं, वहाँ तो कोई नहीं था। यहाँ की कोई जानकारी हमको नहीं। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? क्या कहना आपका इस संबंध में? हमें न्याय मिले और क्या बस। सोनिया के परिजन विद्या सिंदल ने बताया कि 20 अप्रैल को अंतिम बार सोनिया से मोबाइल पर 15 मिनट चर्चा हुई थी, जिसमें वो घबराई हुई लग रही थी और कह रही थी कि बार बार फोन मत लगाना। हमारी आखिरी बार बात हुई थी उनसे, तो कब और किस समय बात हुई थी आखिरी बार आपकी? 20 फरवरी। कितनी देर तक बात हुई थी? 20 15 फरवरी मिनट तक। पर क्या कहना था उनका? उनका नहीं बोला था कि मैंने बोला मैं मामा जी से कि सोनू से बात करा दो, उनका फोन नहीं लग जाएगा। हाँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ लगा बात करा दो बेटा, रुक जा 2 मिनट। फिर वो घर गए कि लो सोनिया फोन आया मेरी छोरी की विद्या का के। हाँ भाई का के। जी। तीसरी बात बोली। फिर उन्होंने बात करी कि हाँ माँ भाभी मैं ठीक हूँ, मेरा मोबाइल ये भैया के फोन पे फेंक दिया इनने, तो क्या तुम्हारा जमीन से खराब हो गया था, सुधराना डालाएगा ना, अब इस पे फोन मत लगाना के। 20 तारीख को जब आखिरी बार 15 मिनट आपकी उनसे बात हुई तो क्या वो घबराए हुए थे या किस तरीके से बात कर रहे थे? अच्छी बात करी थी। अच्छी बात। हाँ, तो उसकी मम्मी से ही करी थी, मेरे से नहीं करी थी। मेरे से इतना से बोला था। जैसे आखिरी शब्द उनका रहा कि दोबारा फोन मत लगाना, मेरे से मारपीट करेंगे, शंका करेंगे, ऐसा क्या कारण? क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, मेरे से मालूम पड़ जाएगी तो क्या, और दूसरों के घर लड़ाई कराएगी, ये बात बोली थी। रात को सोनिया जी की जब आपको घटना की आपको मिली सूचना तो ये तो बात ही नहीं हुई, पर अभी पहले हमने बात करी थी नहीं, वही बात उसके वक्त ही बात हुई थी। उसके बाद से बात नहीं हुई। जैसे शादी होगी, शादी के बाद में कोई विवाद की स्थिति वगैरह? बाद में ऐसे ही चलता था इनका। हाँ। मारकूट ऐसे ही करते।
कौन मारकूट करता था? यही वही जो अभी जैसे इतनी बड़ी घटना हो गई तो क्या कहना है इस संबंध में आपका? अब उसका पापा आ जाए, जो भी बात होगी वो करेंगे। मेरा जो होगा वो मैं मेरा हिसाब पूछूंगी। आपकी लड़की से जब बातचीत होती थी तो कभी वो ये तो बताती होगी कि भाई इस वजह से मारते हैं मेरे को? हाँ बोलती वो डर के मारे बोलती भी नहीं। ये बोलते थे? हाँ। तो कभी आपने पूछने की कोशिश की उनसे? जमा खेड़ा दे तो वहाँ पे लाके ना मारता कुछते। ऐसा जैसा आपने बताया कि खेड़ादो में मारपीट करी और यहाँ पे मारपीट करते थे, तो इस शादी की जो ड्यूरेशन था इसमें कितनी बार मारपीट कर ली इन्होंने और कितनी बार आपने समझौता करा दिया? जब लाई दादी मारी, शादी नहीं मारी उसको, तो ब्याह के लाई दादी मारी उसे तो बहुत बार मारी, हमारे बार मारी उसे तो अब क्या बताए। हमने भी छुड़ाया उसको। और वहाँ गाँव में पूछा जाए, वहाँ भी पूछा जाए पूरा गाँव वालों से। सोनिया जी के फूफा जी लगते हैं, इस पूरे घटनाक्रम का किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, क्या कहना है इस संबंध में आपका? कहना सर न्याय पक्का मिलना चाहिए, जैसा उसने करा उसका समय होना चाहिए ये काम तो। सोनिया जी के कितने बच्चे थे? 2 लड़की 1 लड़का था। ये विवाद पहले भी कभी होते थे? पहले में चलते थे, मारकूट मार चलते रहते थे। आपको घटना की सूचना कब लगी आपको? मेरे को सुबह लगी सर। पुलिस की ऑफिशियल टीम के पहुंचने तक कमरे को सील कर दिया गया। पुलिस ने हत्या का कारण चरित्र शंका बताया। चेतनपुरा में एक महिला की हत्या हुई है सर, क्या मामला है सर? चेतनपुरा में सोनिया नामक महिला है, उसके पति द्वारा गला घोट कर हत्या कर दी गई है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और जांच जारी है। थैंक यू सर। विधायक गुर्जर को ठेका श्रमिकों ने सौंपा ज्ञापन। ग्रेसिम उद्योग प्रबंधक द्वारा 23 मार्च को अनुपस्थित ठेका श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि का वेतन देने से इनकार कर दिया। इसको लेकर ठेका श्रमिकों ने मंगलवार को विधायक गुर्जर से गुहार लगाई। विधायक ने मामला विधानसभा में उठाकर श्रमिकों को वेतन दिलाने का आश्वासन दिया। अभी ठेका मजदूर आए, हम लोगों को यही बात कर रहे हैं कि इनकी रिटर्न हुई, इनका हाफ था, उसके बावजूद भी उनको जो शासन के जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज जी जो बात कर रहे हैं कि हम मजदूरों को उनके खाते में ठेकेदारों को राशि डलवाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ के उद्योग ना तो उनका पालन किया जा रहा है नियमों का, ना ही मजदूरों को पगार दी जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की और प्रदेश के मुख्यमंत्री की निश्चित रूप से अपनी करने में अंतर है। यदि उन्होंने कोई आदेश जारी करा तो उस आदेश का पालन कराने की जवाबदारी सरकार की है। आज हमारे मजदूर लोग लगातार भटक रहे लगातार, और प्रधानमंत्री यदि उनको लॉकडाउन करना था तो पहले आदेश 3-4 रोज पहले बताते, इस रोज लॉकडाउन करते। इन मजदूरों की कोई गलती नहीं है, ये तो काम पे जाते। यदि वो लॉकडाउन इस अवधि से तो निश्चित रूप से उनकी गलतियों, प्रधानमंत्री गलतियों खामियां हमारे मजदूर लोग भुगत रहे। और मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, यदि उन्होंने कोई आदेश मजदूर हित में दिया है तो उस आदेश का पालन करके बताएं कि सत्ता का उपयोग करके बताएं, और जो उद्योग चलाने के लिए जो नियम दिए उसका पालन हो रहा है कि नहीं, उसका अभी तक किसी कोई अधिकारियों ने जाकर निरीक्षण नहीं करा। और करीब 1 घंटे की अंतराल में 1 घंटा की जो उसको 12 घंटे ड्यूटी करा, उसमें 1 घंटे की छूट मिलना चाहिए। लंच का टाइम भी इनको मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया रहा है। क्योंकि सरकार ने जो श्रम कानून था उसको वापस ले लिया, तो इनको भी मतलब सरकार को भी वो श्रम कानून वापस लेना चाहिए। इस रूप से लॉकडाउन की अवधि चल रही है, इसलिए हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। एकदम उद्योग समूह से भी अनुरोध करते हैं कि कोई ऐसा मार्ग निकाले जिससे कि मजदूरों को आर्थिक रूप से इनको फायदा मिले। ऐसा प्रयास उद्योग को भी करना चाहिए, क्योंकि इनकी मेहनत मजदूर से ही उद्योग चलता है। तो निश्चित रूप से इनकी जवाबदारी भी उद्योग की, उनको किस प्रकार आप उद्योग 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को सहायता फंड में दे रहा है, उनको अपने मजदूरों को नहीं दे रहा है। कितनी बड़े विडम्बना की बात है। एक तरफ तो बड़े बड़े प्रचारित किया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए हमने दिए और कोरोना इसमें, तो यहाँ पर मजदूरों को पगार तक नहीं दी जा रही, न ग्रेन लोन दिया जा रहा था। निश्चित रूप से इन मजदूरों का 500 करोड़ नहीं देते, इन मजदूरों में बांट देते हैं। तो मजदूर तो जो रात दिन उद्योग करके आपको मुनाफा देते हैं, तो निश्चित रूप से इसका पूरा पालन होना चाहिए। और अब हम उच्च अधिकारियों से इस मैटर में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी या फिर भारतीय जनता पार्टी के कोई से भी नेता,
गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बड़ी बड़ी लोक लुभावनी बातें करते हैं। बातें करने से ऐसा लगता है, उनकी बातें सुनने से ऐसा लगता है कि इनके सिवा कोई मसीहा इस भारतवर्ष में कोई नहीं होगा। लेकिन लॉकडाउन के बाद से जो श्रमिकों की, किसानों की या गरीब वर्ग की जो स्थिति है वो सबके सामने आए दिन पेपरों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आ रहा है। आज ग्रेसिम उद्योग में कार्यरत ये ठेका श्रमिक आए हैं। लॉकडाउन के बाद में श्रम विभाग और केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार के श्रम विभागों ने एक आदेश पारित करा था कि लॉकडाउन की अवधि में 22 मार्च से जब जनता कर्फ्यू घोषित हुआ तब से लेकर आगे तक, जब तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा, ठेका श्रमिक हो या अन्य श्रमिक जो भी हो, उनको उनका वेतन मिलेगा। पर कितनी बड़ी बात है कि 23 मार्च को जिस व्यक्ति ने ड्यूटी नहीं करी या जो व्यक्ति ड्यूटी पर नहीं गया उसको अप्रैल माह का वेतन नहीं दिया गया है। कल अभी 2 दिन पहले माननीय कलेक्टर महोदय आए थे नागदा में। भारतीय जनता पार्टी का अभी सत्ता में होने के बाद भी प्रतिनिधि मंडल ही मिल रहा है और प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर महोदय से ये अनुरोध कर रहा है कि श्रमिकों के साथ में ये जाति हो रही है, इसको देखा जाए, और कलेक्टर महोदय ने भी आश्वासन दे दिया। वहीं मांगलिक आयोजनों में ढोल बजाने वालों ने मंगलवार को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि लॉकडाउन के चलते शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में मांगलिक आयोजन स्थगित हो गए हैं, जिसकी मार वर्ष भर ढोल बजाने वालों को वहन करनी पड़ेगी। ऐसे में शासन स्तर पर ढोल बजाने वालों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। विधायक ने ढोल बजाने वालों की सूची उपलब्ध कराने की बात कहते हुए मदद दिलाने का आश्वासन दिया। आयोजन पूर्णतः प्रतिबंध है, जिसके हम ढोल वालों की आय का साधन पूर्ण रूप से बंद हो गया है, जिससे हमारे परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। वो भरण पोषण करने में भी परेशानी आ रही है। हम लोगों की जीविका चलाने का एकमात्र साधन यही ढोल बजाना है। तो कार्य बंद होने से आर्थिक तंगी में सीधा पड़ रहा है। हमारा श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी परेशानी को देखते हुए आर्थिक सहायता राशि प्रदान कराने का कष्ट करें। अभी ज्ञापन दिया गया। निश्चित रूप से हमने इनकी बात जो समाज के लोगों ने अब ज्ञापन दिया, पर हमने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर चुके हैं। हम चाहते हैं जो व्यक्तिगत रूप से जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे मैकेनिक हो चाहे अन्य लोग हो, उनकी बात हमने मुख्यमंत्री तक पहुँचाई है कि वो उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। आज इनका धोली समाज का पूरा वैसा है, शादी ब्याह में शादी ब्याह का सीजन पूरा चले गया। अब पूरे साल भर इनको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से इन सबको मदद मिलना चाहिए। उदयपुर से अंबिकापुर के लिए साइकिल से निकले श्रमिक मोहन शिव फाउंडेशन ने स्टेट हाईवे से ट्रक में बैठाकर रवाना किया। उदयपुर से अंबिकापुर के लिए साइकिल पर रवाना हुए 3 श्रमिक मंगलवार को स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित राजस्थानी होटल पर पहुंचे। मोहन शिव फाउंडेशन द्वारा श्रमिकों को भोजन देने के बाद एक ट्रक से रवाना किया गया, जिससे श्रमिकों के चेहरों पर खुशी नजर आई। फाउंडेशन द्वारा एक नई पहल शुरू की गई थी कि जो लोग पैदल या साइकिल के माध्यम से अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, उन्हें ठहराने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और सफ़र के हिसाब से सूखी सामग्री देकर किसी वाहन की व्यवस्था करके उन्हें उनके घर भेजा जाए। अभी तक मोहन श्री फाउंडेशन द्वारा 200 से अधिक लोगों को अपने अपने घरों पे पहुंचा चुका है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। कल ये 3 भाई लोग उदयपुर से साइकिल से चलकर अंबिकापुर की ओर जा रहे थे। मतलब आप सोच सकते हैं कितना तकलीफ भरा सफ़र होगा। और 2 साइकिल पे 3 जने थे, मतलब बारी बारी से एक साइकिल पे 2 बैठ के पहुंच रहे थे। एक हमारे भाई जो मेघनगर गए थे लॉकडाउन के दौरान, नागदा में गाड़ी से फंस गए थे और करीब 60 दिन से नागदा ही है। आज इन्हें हमारे यहाँ कैंप में भेजा है और 1-2 दिन में इनको रायपुर भेजने की व्यवस्था मोहन श्री फाउंडेशन द्वारा की जाएगी। एक और भाई इटावा के हैं, ये भी लॉकडाउन के दौरान यहाँ फंस गए थे। हमारा यही उद्देश्य है कि जो तकलीफ भरे
सफ़र ये तय कर रहे हैं उस सफ़र को ख़त्म किया जाए और ये प्रयास जारी रहेगा। माता पिता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया तो माता पिता अलग अलग रहने लगे। ऐसे में माता और 2 बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी रविंद्र कुमार पर आ गई। जब अंबिकापुर में उसे रोजगार नहीं मिला तो उदयपुर में इंसुलेटर का कार्य करने लगा। लॉकडाउन होने के बाद उदयपुर से अंबिकापुर जाने के लिए साधन नहीं मिला तो साइकिल से रवाना हो गए। मंगलवार की सुबह स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित राजस्थानी होटल पर मोहन जी फाउंडेशन के मनोज राठी बारदान वाला ने श्रमिकों को भोजन कराया और मार्ग से गुजरने वाले ट्रक चालकों से गुहार लगाई। लॉकडाउन के चलते ट्रक चालकों की मानसिकता में अब बदलाव आने लगा है। बिना रुपए लेकर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तीनों श्रमिकों को बारदान वाला ने एक ट्रक में बैठाकर रवाना किया। रविंद्र ने बताया कि 4 दिन पहले उदयपुर से रवाना हुए थे। राजस्थान में कहीं पर भी भोजन पानी की व्यवस्था नहीं मिली, सिर्फ बिस्किट खाकर काम चलाया। लेकिन एमपी में आने के बाद बड़ी राहत मिली है। सड़क किनारे पानी और भोजन के लिए व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार देशमुख। कब से फंसे हो लॉकडाउन में आप यहाँ पे? ये जब से लगा वब से फंसा हुआ हूँ। कहाँ से कहाँ तक के लिए सफ़र कर रहे थे आप? अब ये नागदा से सीधा रायपुर के लिए। फिर कौन सी ट्रेन का वेट कर रहे थे आप यहाँ पे? बीकानेर बिलासपुर। फिर आपको ट्रेन मिली यहाँ से नहीं मिली? नहीं, ट्रेन नहीं मिला सर। लॉकडाउन में अवधि में आप कहाँ पर रुके नागदा में आप? जूता मार्केट। भोजन पानी की क्या व्यवस्था रही यहाँ पे? भोजन पानी तो अच्छा मिल रहा था सर। आपके पास कोई मोबाइल है क्या? मोबाइल तो नहीं है सर। मोबाइल था, उसको बेचना पड़ा, खर्चा पानी के लिए नहीं था। साबुन वगैरह लेने होने के लिए बहुत परेशानी जाता था सर। कितने रुपये में मोबाइल बेच दिया आपने? 1000 रुपया में। परिवार वालों से बात हुई इसके अलावा जब तक मोबाइल था आपके पास उस टाइम? जी सर। फिर अभी कितने दिनों से परिवार वालों से बात नहीं हुई आपकी? नहीं, कल मैं भैया से लगवाया था, वहीं अपने पास में रहते थे, तो भैया फोन लगा तो बोला तो फोन से बात हुआ था परिवार वालों से। आपने मोबाइल कितने दिन पहले बेच दिया था आपने? ये कम से कम 15 दिन पहले से। काहे के लिए आए थे आप लोग इधर? मैं अपना बीमा जो SI कंपनी रहता है उससे अपने परिवार वाले के नाम जो होने के चक्कर में आया था सर यहाँ पे। तो आज ये मोहन श्री फाउंडेशन में आप पहुँचे हैं, काहे के लिए पहुँचे आज यहाँ पे? ये वहाँ मार्केट में भैया लोग बताया कि यहाँ से अब गाड़ी वगैरह मिल जाएगा, आपको सीधा हो जाएगा, ऐसे भी बताया तो यहाँ पे आया सर। थैंक यू। लॉकडाउन में फंसे 73 यात्रियों का काफिला 2 बसों से चेतन यादव मित्र मंडल द्वारा रवाना किया गया था। मंगलवार को बसें यात्रियों को छोड़कर नागदा लौट आई, जिसमें लॉकडाउन में फंसे नागदा के जितेंद्र जायसवाल को सपरिवार लेकर लौटे। जायसवाल ने बताया कि लगभग 2 माह से उत्तर प्रदेश में अपने ससुराल में फंसा हुआ था। ऐसे में प्रकाश जैन ने बताया कि चेतन यादव मित्र मंडल द्वारा 2 बसें गोरखपुर भेजी गई हैं। यादव से संपर्क करने पर उन्होंने बसों को मेरे उत्तर प्रदेश स्थित निवास पर पहुंचाया। यात्रियों के उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले बस चालक और परिचालक का सम्मान किया और नगद राशि उपहार के रूप में दी। वाहन चालक शाकिर और गणेश ने बताया कि लगभग 25 वर्षों से वाहन लाइन में है, लेकिन इस तरह की परेशानी आज तक नहीं देखी। नागदा पहुंचने पर चेतन यादव ने वाहन चालक परिचालक का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। ये देखिए यहाँ पे समारोह किया जा रहा है। जो सकुशल सभी मजदूरों को छोड़ के वापस हमारे नागदा सिटी में आ चुके हैं, उनका स्वागत समारोह हो रहा है। हाँ जी दीजिए, जय श्री राम। हाँ, दे दो। खुशी हो रही है कि हमारे क्षेत्र के मजदूरों को, जिनको हमने पहले चरण में 2 बसों से बिहार, गोरखपुर और झारखंड पहुंचाया था, वो दोनों बसें आज वापस सकुशल उन यात्रियों को छोड़कर हमारे सभी साथी गणेश भाई और ये सभी लोग, सूर्य भाई और ये सभी लोग आए हैं। इनको मैं बधाई देता हूँ कि उन्हें सकुशल 1500-1600 किलोमीटर दिन रात बिना सोए और छोड़ के आए हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही हमारा एक नागदा का परिवार और मेरे मित्र जायसवाल जी, जो गोरखपुर में फंसे हुए थे, विगत 2 महीने से फंसे हुए थे, फेसबुक के माध्यम से इनसे मेरा संपर्क हुआ और जब मुझे पता चला कि हमारे घर के परिवार के जायसवाल जी जो नागदा के, जो गोरखपुर में लॉकडाउन में 2 महीने से फंसे हुए थे, तो इनको लाने के लिए हमने वापस इनको गोरखपुर बुलाया। हमारे ड्राइवर साथियों से हमने सतत संपर्क करा। इन्होंने भी 5 घंटे वहाँ रुक के इनको वेट करके और इनको लेके आए। तो ये सभी साथी धन्यवाद है। और ये हमारे जायसवाल जी 2 महीने बाद आए हैं नागदा। जायसवाल जी, 2 महीने से आप लॉकडाउन में फंसे हुए थे। निश्चित तौर पे आपने नागदा अपने पहुंचने के लिए आप कई अधिकारियों से संपर्क करा होगा, राजनेताओं से संपर्क करा। गाँव से लेकर यहाँ तक की जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे आप? मैंने सबसे पहले वहाँ के DM साहब से संपर्क करा, देवरिया के DM साहब। मैं देवरिया से लगभग 20 किलोमीटर इंदुपुर गांव है, मेन हाईवे पे ही है।
मैं परिवार से ससुराल में ही था। मतलब 14/3 को मैं यहाँ से निकल गया था। 14/3 को निकला था और 23 तारीख को मेरा रिटर्न टिकट था। संपूर्ण लॉकडाउन होने 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया 14 घंटे का। उसके बाद 23 तारीख को संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद फिर मैं निरंतर बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क में रहा। मतलब कोविड-19 सेंटर्स के संपर्क में रहा। मध्य प्रदेश के जो हेल्पलाइन नंबर है उनसे संपर्क में रहा और माननीय मुख्यमंत्री के निजी जो निवास का टेलीफोन नंबर था उस पर भी मैंने फ़ोन लगाया। वहाँ से भी मुझे इंतज़ार करने का ही आदेश मिला। मैंने माननीय विधायक जी को, पूर्व विधायक जी को, दिलीप जी शेखावत से भी बात करी। वो भी उन्होंने भी इंतज़ार करने को बोले लॉकडाउन खुलने दो। माननीय थारचंद जी मंत्री साहब से भी मैंने बात करी तो उन्होंने भी थोड़ा इंतज़ार करने को बोला। ई पास बनवाया तो बोले एक विकल्प है, आप ई पास बनवा के पर्सनल गाइड साधन से आप निकल आओ। लेकिन पर्सनल साधन बहुत लंबा पड़ता, दूसरा 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा था। तो उसकी वजह से अपन ने उधर ध्यान नहीं दिया। फिर माननीय प्रकाश जी जैन से मेरा काफ़ी समय से संपर्क में चला आ रहा था। विगत 2 महीने से जब मैं नागदा छोड़ा तो भी प्रकाश जी से संपर्क में था। मेरे को मालूम था स्थिति बनने वाली, तो प्रकाश जी को मैंने बोल दिया था पहले। सर अपन कट टू कट बात करें, आप इस बस में कैसे संपर्क में आए चेतन भैया यादव जी के? तो कैसे पहुंचे आप यहाँ पे? चेतन भैया से मैं संपर्क में आया माननीय प्रकाश जी जैन से बात की तो उन्होंने, प्रकाश जी ने चेतन भैया का नंबर दिया। बोले अपनी नागदा से 2 प्रवासी मजदूरों की बस जा रही है तो आप इनसे संपर्क करो। तो मैंने चेतन भैया से बराबर संपर्क करा। उसके बाद मैं रेगुलर संपर्क में रहा। चेतन भैया ने ड्राइवर से संपर्क किया, ड्राइवर का नंबर दिया। माननीय संजू भाई गुजर जी का नंबर दिया, आदरणीय दादा उनका नंबर दिया। ड्राइवर लोगों ने बहुत कॉपरेट करा। उन्होंने घर तक गाड़ी लगा दी। पूरा सामान, पूरा लगेज इन्होंने ही पूरा चढ़ाने के बाद वहाँ से इन्होंने फिर कुछ छपरा के अपने श्रमिक बंधु थे प्रवासी, उनको अपन ने छोड़ करके फिर वापस नागदा की ओर हम लोग रवाना डाला। चेतन भैया के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? चेतन भैया मतलब अच्छे आदमी का हमेशा कद्र होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी संगठन का हो, चाहे किसी विभाग का। अगर वो हेल्प कर रहा, मदद कर रहा तो सबसे बड़ा महान व्यक्ति है। पूर्वांचल वासियों के लिए चेतन भैया यादव जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, इस संबंध में क्या कहना है आपका? चेतन भैया भी निश्चित ही एक भगवान के रूप में हम पूर्वांचल वासियों के लिए सामने आए हैं। हमारे बहुत सारे साथी जो पूर्वांचल के, जो हमारे नागदा नगर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, काफ़ी लोग गुजरात महाराष्ट्र से पैदल नागदा तक आ गए हैं। उन्हें यहाँ से वापस गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच तक पहुँचाने का जो कार्य हमारे चेतन भैया द्वारा किया जा रहा है, उसमें बस हम सभी का सहयोग, एक चेतन भैया का जो आशीर्वाद सहयोग है, उससे हम सभी लोगों को इकट्ठा करके और निरंतर नागदा से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोए नहीं, 24 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलाई, खाना पीना भी नहीं खाया, फोन के मुकाम तक पहुँचे हैं तो बहुत परेशानी आई रास्ते में। वहाँ से इसका सफ़र कितना तय किया होगा आपने? मतलब समथिंग 16-17 3,000 किलोमीटर। रास्ता में किसी प्रशासनिक कोई दिक्कत आई? कोई टोल टैक्स वाले माने नहीं, उनने पैसे मांगे, मगजमारी करी, पैसे में किए, सब कुछ करा। उसके बाद में परेशानी अच्छी व्यवस्था, बहुत सारे लोग खाना वगैरह भी खिला रहे थे, पर हमने नहीं खाया कि कोई भरोसा नहीं कोई कैसा है क्या है। हमने खुद अपने हाथों से, हमारे सेठ ने सामान दिया था तो हमने खाना बनाया, खाया। हमारे भाई साहब ये, इनको भी हमने साथ में खाना वाना खिलाया। आपका? शाकिर मंसूरी और पलटू महाराज कहते हैं, मैं बेतुर रोड का निवासी हूँ। हाँ बताइए सर, बताइए साहब। अभी तक सरकार की तरफ से हमारे को कोई लाभ नहीं मिला, यानी कि 2 महीने के ऊपर हमारे घर बैठे बैठे हो गए। मेरी गाड़ी नीमच खड़ी है, गुजर बसी चलाता हूँ, एक साथ थोड़ी ना। पर राशन लेने भी जाते हैं, सरपंच कहता है, बोले तुम्हारा लाइसेंस अजमेर का बना हुआ है, तुम्हारे को राशन जाने नहीं मिलेगा। तुम्हारा उज्जैन का राशन लाइसेंस होता तो तुम्हारे को यहाँ राशन मिलता। मतलब आपका सीधा सीधा ये कहना है कि वाहन चालकों, परिचालकों को राशन नहीं मिल रहा? राशन नहीं मिल रहा, कुछ भी सहायता राशि सर। मान लो किसी को 500 रुपए खाते में आ रहे, 1000 रुपए आ रहे, किसानों को 2-2 हजार रुपए डाल रहे मोदी जी। तो हमारे को भी तो कुछ पोजीशन में जितने कुछ भी तो राहत राशि कुछ भी तो देना चाहिए। हम गाँव हैं, हम भी तो गरीब है, हम कोई लखपति करोड़पति नहीं है कि हमारे पास कोई इतना पैसा नहीं है कि सब घर में बैठ के खा सके। हमारे सेठ लोग देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी मतलब सरकार की तरफ से भी कोई सहायता तो होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। मामला युवक के उपचार नहीं कराने का, परिजनों ने शैलेंद्र को उपचार के लिए जनसेवा में भर्ती कराया। जवाहर बाग निवासी युवक के उपचार नहीं होने पर उसकी हालत गंभीर होने की खबर हमने प्रमुखता से दिखाया था, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ गए। खबर को देखने के बाद युवक के परिजन भी हरकत में आए और उसे उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। जवाहर बाग निवासी शैलेंद्र पिता बाबूलाल यादव की उपचार के अभाव में हालत चिंताजनक होने पर नगर पालिका कर्मी कुशल धौलपुरे द्वारा
द्वारा सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। धौलपुरे की सूचना पर तहसीलदार विनोद शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे और उससे चर्चा की थी। इधर मामला उजागर होने के बाद शैलेंद्र के परिजन हरकत में आए और उसे सरकारी हॉस्पिटल से ले जाकर जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कल रात को एक मामला सामने आया था कि शैलेंद्र जो भैया हैं उनका उपचार नहीं कराया जा रहा और उनको 2 महीने से घर में रखा गया है। इस मामले में क्या सत्यता है, जरा बताएं आप। भैया वो सत्यता है कि वो उसकी इच्छा होती है तो ही वो कुछ करता है, उसकी इच्छा पड़ती है तो जाता है और कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब जो आप परिवार के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि 2 महीने से उनको भोजन नहीं दिया गया या उनका 2 महीने से लॉकडाउन के अंदर उपचार नहीं कराया गया, का जो मांगे वो देना पड़ता है उसको इतना जिद्दी, और कोई कमी नहीं इस घर में खाने की, तो क्या उसके लिए नहीं देंगे क्या? आप कौन लगते हैं उनकी? मम्मी हूँ। कल जो एक मामला सामने आया था कि शैलेंद्र पिता बाबूलाल जी पोरवाल, उनका 2 महीने से लॉकडाउन में घर में रखा जा रहा है उनको और भोजन नहीं दे रहा, क्या इस पूरे मामले में कोई सत्यता है क्या? जी सीधी सी बात है, वो थोड़ा ज़िद्दी किस्म का इंसान है। हो सकता है उसने इलाज नहीं लिया हो, लेकिन ये है कि जैसे हमको मालूम पड़ा हमने सरकारी अस्पताल से सीधे जनसेवा में शिफ्ट किया। उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो परिवारजन भुगतेंगे, किसी समाज की या किसी बाहर से एक्सपेंसेस की ज़रूरत नहीं है। परिवार खुद ही सक्षम है इलाज कराने में। और रही बात भूखे की, तो घर में पूरा खाना पीना सब अवेलेबल है, आप चल के देख सकते हैं। घर में खाने पीने को लेके कोई समस्या नहीं है। नहीं सर, आरोप ये था कि उसको खाने भोजन नहीं दिया गया, इसमें क्या सत्यता है? वो नहीं खाए तो उसका। अब चूँकि मैं तो कज़िन ब्रदर हूँ। लास्ट टाइम आपकी मुलाकात कब हुई थी उनसे आपकी? नहीं, मेरी लास्ट टाइम मैंने 1-2 साल से उसको नहीं देखा। अभी वो अंदर ही रहता था, उसको बाहर आना पसंद नहीं था। अभी कहाँ पे हैं वो? अभी जनसेवा है वो। किसने भर्ती कराया? जनसेवा ले जाए? जनसेवा में नहीं भर्ती कराया उसको। कल एक सनसनीखेज एक मामला सामने आया था कि पोरवाल समाज के युवक शैलेंद्र का उपचार नहीं किया जा रहा और भोजन नहीं दिया जा रहा, इसमें कितनी सत्यता है इसके अंदर? देखो, इसमें सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया और चैनल, खासकर 10वें चैनल पे जो न्यूज़ चली थी उसमें हमने सुना, हम स्तब्ध रह गए। फिर हम इस परिवार के पास सुबह यहाँ पर आए। हम इस परिवार को काफ़ी लंबे समय से पहले से जानते हैं, इनके अंकल वगैरह सबको। कहीं ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। जो लड़का है उसका 3 साल से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था, तो वो घर से बाहर, मतलब उसने सनलाइट ही नहीं लिया 3 साल से, था इस रूम से बाहर ही नहीं निकला वो। और घर में रोज़ 3 सब्जी बिना खाना खाता नहीं था वह। डेली फ्रूट भी लेता था। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बीमार था। उसका इलाज डॉक्टर दुबे के यहाँ चला, जन सेवा में चला है। एक बार सरकारी की पर्चियाँ भी रखी, सरकारी में भी दिखाया, डॉक्टर चौधरी साहब के यहाँ गया हुआ है, चावला साहब के यहाँ गया है, और ये काफ़ी लंबे समय से बीमार है। कल अचानक किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया और प्रशासन आ गया और परिवार को तुरंत उठा के ले गया, जबकि उसके अंकल वगैरह सब से जानकारी लेना चाहिए थी। उसके बाद परिवार के लोग सब सिविल हॉस्पिटल उसको जनसेवा में भर्ती करके आए और आज भी पूरा परिवार साथ में खड़ा हुआ है। हम समाज के लोग भी सारे यहाँ पर घर आके जानकारी ली, तो सारी जानकारी गलत है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भैया इस जानकारी को अपडेट कर सही जानकारी परिवार के लिए दे। परिवार को और समाज को काफ़ी क्षति पहुंची हमारे इससे। पोरवाल समाज मतलब इतना बड़ा भंडारा चला रहा है, यहाँ पे पूरे नगर को बोझ करा रहा है। उसके बाद ये समस्या एक समाज पोरवाल जी, इस पूरे मामले को आप पोरवाल समाज का जो भंडारा चल रहा है उससे ना जोड़ें, मेरा आपसे निवेदन है। सीधे 1 to 1 का और कट टू कट अपन बात करें। आपकी अगली बात शैलेंद्र से कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार, या आपने शैलेंद्र को कब देखा था? सुनने में ऐसा आया है कि शैलेंद्र के घर पर आप चंदा लेने के लिए पहुंचे थे, इस बीच में कोई मुलाकात हुई थी आपकी क्या उससे? हम इनके यहाँ पोरवाल समाज के लिए कलेक्शन लेने आए थे, यहाँ से हमें कलेक्शन भी मिला, लेकिन शैलेंद्र घर से बाहर नहीं निकला। हमने पूछा भी सही, तो उनकी माताजी का कहना था कि वो घर से बाहर, रूम से बाहर नहीं निकलता है, और 2 साल से तो उसने दरवाजे के बाहर भी नहीं आया वो। थैंक यू। नगर पालिका का अमला टिड्डी दल से निपटने के लिए तैयार है। टिड्डी दल के प्रकोप से निपटने के लिए एसडीएम आरपी वर्मा द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर नगर पालिका द्वारा 3 सैनिटाइज वाहन, 1 फायर ब्रिगेड, 2 फॉगिंग मशीन को पूर्ण रूप से तैयार कर कम्युनिटी हॉल नगर पालिका कार्यालय प्रांगण में तैनात किया गया है। सीएमओ सतीश मटसेनिया के अनुसार कुछ घंटों में नागदा और उनेल की दिशा में एक बड़े टिड्डी दल का आक्रमण होने वाला है। इसके लिए तुरंत नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपने वाहनों व कोरोना योद्धाओं को तैनात किया हुआ है। मटसेनिया के अनुसार हम टिड्डी दल से निपटने के लिए योद्धाओं व संसाधनों के साथ तैयार हैं। पटेल गली कंटेनमेंट एरिया मुक्त घोषित हुआ। मंगलवार की शाम को पटेल गली कंटेनमेंट एरिया को मुक्त घोषित कर दिया। क्षेत्रवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को पुष्पमाला पहनाकर व थाली बजाकर स्वागत किया।
भैया इधर आ जाओ जल्दी से। दूरी बना रखें, दूरी। तहसीलदार ने चेतावनी देते हुए कहा कि कंटेनमेंट एरिया मुक्त हुआ है और लॉकडाउन और धारा 144 अभी भी लागू रहेगी। उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार की शाम को तहसीलदार विनोद शर्मा और टीआई श्यामचंद्र शर्मा पटेल गली कंटेनमेंट एरिया में पहुंचे। तहसीलदार शर्मा ने ध्वनि विस्तारक यंत्र से पटेल गली को कंटेनमेंट एरिया मुक्त करने की घोषणा की। टीआई शर्मा ने बताया कि धारा 144 और लॉकडाउन यथावत लागू है। यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ सतीश मटसेनिया ने कहा, क्षेत्रवासियों के सहयोग से आज पटेल गली कंटेनमेंट एरिया मुक्त हो रही है। आगे भी प्रशासन के प्रति ऐसा ही सहयोग बना रहे। आज ये घोषणा करता हूँ कि पटेल गली कंटेनमेंट एरिया 21 दिन के पश्चात आज समाप्त किया जाता है। यहाँ के सभी निवासियों को बधाई देता हूँ। आप लोगों ने बड़ा धैर्य से 21 दिन एकात्मवाद को छोड़ के बड़ा सहयोग प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद आप सभी का। एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केवल कंटेनमेंट एरिया समाप्त हुआ है, धारा 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू अभी भी लागू है 31 मई तक। इसलिए सबसे मेरी अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें, अति आवश्यक कार्य हो तो ही घर से निकले, अन्यथा बिना वजह परेशान होंगे। धन्यवाद सभी को। सब लोग ध्यान रखना कि पूरे शहर में 144 और लॉकडाउन है। आपका कंटेनमेंट एरिया आज से हट रहा है, लेकिन लॉकडाउन पूरे शहर में ऐसे ही आपके मोहल्ले में रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं नगर पालिका की ओर से सीएमओ आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों ने जो लॉकडाउन का जो पालन किया है, आप सब लोग इस बात के प्रशंसनीय है। और जैसा कि तहसीलदार साहब ने बताया, टीआई साहब ने बताया कि अभी लॉकडाउन लगा रहेगा। 144 जो धारा है वो भी लगी हुई है। तो कृपया कर इसमें आप जैसा सहयोग देते आए हमें, इसी प्रकार से जब तक कोरोना समाप्ति की ओर न हो जाए तब तक आप हमें सहयोग करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है और इसी के तहत आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों का पुष्पमाला पहनाकर व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। लैंक्सिस उद्योग के भूसा प्लांट में बड़ा हादसा टला। दुकान जलकर स्वाहा। उद्योग की दमकल ने आगजनी को नियंत्रित किया। लैंक्सिस के उमरना स्थित भूसा स्टॉक प्लांट में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन आगजनी में एक दुकान जलकर स्वाहा हो गई, जिसमें लगभग 2.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उद्योग की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आगजनी को काबू किया। बिलाग्राम पुलिस और डायल सो ने मौके पर पहुंचकर मामला जांच में लिया। क्या घटना करूँगा, कैसे लगी आगजनी? मैं तो था ही नहीं साहब, बंद है अभी लॉकडाउन में। हाँ। क्या किसकी दुकान जली है? ये मेरी खुद की है। सत्तार। क्या नाम है? मेरा सत्तार मोहम्मद। कब लगी आग यहाँ पे? क्या पता, 2 बजे करीब या 2-2:30 बजे। मैं तो गांव में था। घटना की सूचना कब लगी आपको? मेरे पे फोन लगाया गांव में यहाँ से। हाँ। शेरू ने वहाँ था, वो शेरू हमारा भानेज है। हाँ। उसने फोन लगाया कि मामू तुम्हारी दुकान जल रही। हाँ। तो भाई कैसे क्या? तो ये यहाँ लेंसेक्स में ये गाड़ी वाले लेके आते हैं, ये खाना बनाते हैं। हाँ। खाना बना रहे होंगे यहाँ। हाँ। तो ये कुछ ध्यान नहीं रहा, उन्होंने खाना बना रहे हैं यहाँ, वो तो लग गई आग। ऐसी थी। कितना नुकसान हुआ, लगभग कितना नुकसान मानेंगे इसका? कम से कम नहीं साहब, लगभग इसके अंदर साहब कम से कम तो 80,000 या 1 लाख का। भैया आप बताएं किस तरह से क्या घटनाक्रम हुआ? जी साहब, मैं वहाँ खेत पे था, मैंने वहाँ से धुआं देखा। हाँ। तो जल रही थी आग, तो जहाँ इतने जल गई दुकान इनकी पूरी। 10। आग को किसने नियंत्रित करा यहाँ पर? आग को तो किसी ने नहीं करा था, फायर ब्रिगेड भी बाद में आया है। यहाँ पे भूसे की आग बुझाने के लिए पाइपलाइन डली हुई है, पाइपलाइन चालू है क्या बंद है? ये बंद है। पाइपलाइन सब बंद है ना, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। पीने का ही पानी नहीं है, बंद थी लाइन। पूरी जल गई, उसके बाद में लेंसेक्स की है।
बिहार शो से दाहोद पहुंची महिला के पीहर में 12 लोगों के सैंपल जांच के लिए लिए गए थे, जिनमें से 11 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वह दाहोद पहुंची महिला के पिता की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। इसके बाद प्रशासन सख्त होते हुए रात्रि में ही मरीज के घर पहुंचा पूछताछ की। उसके द्वारा पिछले कई दिनों से घर पर समोसे बनाकर बेचे जा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को प्रशासन द्वारा अपने नियंत्रण में लेते हुए कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी में लगे रहे। रात्रि को ही पॉजिटिव मरीज को उज्जैन रेफर किया गया। मौके पर पहुंचकर तहसीलदार मधु नायक व नगर पालिका सीएमओ जीवन राय माथुर ने मोर्चा संभाला। ये सामने वाले लेते थे भैया, जितने जने के नाम जानते हो नाम बता दो। सामने वाला आते थे लेने के लिए भाई, जिन जिन अच्छा चल तू ही बता, सामने वाले आते थे लेने, पड़ोसी ये इधर वाले यार, ग्राहक तो रोज एक ही होगा। झूठ पे झूठ क्यों बोलो? उसे मिल क्या रहा है बताओ, सही बता दो एक बार में बात खत्म। अच्छा ये बताओ आप शब्बीर भाई, ये सामने आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग कौन है? नीचे नहीं आए, पर समोसे किसने बेचे? बनाया आपने? बनाया आपने? बेचे इसने? ये तो 7 बजे से दुकान पे चला जाता था।